इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी वेबिनार दैनिक श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा 678वां यानी कि 678 एपिसोड है हिंदी वेबिनार का। और वेबिनार शुरू करने से पहले हम अपनी दैनिक प्रेयर करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईएफपीएच दैनिक वेबिनार श्रृंखला आयोजित करता है। हमारा हिंदी सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। तो आज का जो हमारा हिंदी सेशन है उसमें हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं प्लांट्स में होम्योपैथी को एक नया रूप देने वाले डॉक्टर वैभव जैन। डॉक्टर वैभव जैन का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप मेरे को सुन सकते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर वैभव का। तो डॉक्टर वैभव के बारे में मैं एक छोटा-सा इंट्रो देना चाहूँगी। ये एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जिसमें प्लांट्स के लिए होम्योपैथी कैसे एक सस्टेनेबल यानी कि आज की जो हमारी पॉल्यूशन फ़ील्ड दुनिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो हमारा इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, हमारे प्लांट्स हैं, तो उनके लिए सस्टेनेबल और केमिकल फ्री एक सॉल्यूशन देते हैं होम्योपैथी द्वारा। तो एक ये इनोवेटिव और एक बहुत ही नई तरीके की आगे हमारी फील्ड है जो होम्योपैथी प्लांट्स के लिए भी आगे कारगर साबित हो रही है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो आज की डेट में जो ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग की दुनिया है उसमें भी आगे होम्योपैथी कैसे हमारी मदद कर सकती है, प्लांट्स में डिजीज़ में हेल्प कर सकती है, सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप क्वालिटी को बढ़ा सकती है। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जहाँ पे इको फ्रेंडली वीड लगाई है अलोंग द एयरपोर्ट रनवे जिसमें एग्रो होम्योपैथी का पूरा यूज़ किया गया है। और इनका सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कंटेंट रहता है और काफ़ी एक्टिव हैं, जिसपे ये होम्योपैथी से कैसे हम प्लांट्स को अपडेट कर सकते हैं, उनकी यील्ड बढ़ा सकते हैं और डिजीज़ से बचा सकते हैं उसके ऊपर। और एक किट भी डेवलप किया है, गार्डन केयर एग्रो होम्यो किट के नाम से जिससे आप जनरल रोज़ का हमारा जैसे हमारी प्लांटिंग और गार्डनिंग रहती है, उसमें आप कैसे केमिकल फ्री होम्योपैथिक सॉल्यूशन दे सकते हैं प्लांट्स को। तो डॉक्टर वैभव जैन का बहुत-बहुत स्वागत है और अब अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। अ, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन के बाद अ, मैं आप लोगों में थोड़ी सी होम्योपैथी को एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा प्रेरित कर पाऊंगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आईएफपीएच की पूरी टीम को, सहानी सर को, दानिश सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ अपने एग्रो होम्योपैथी के एक्सपीरियंसेस को साझा करने का। तो क्या मैं बराबर सुन पा रहे हैं मुझे और मेरी स्क्रीन? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अ, होम्योपैथी अ, किस सिद्धांत पे काम करती है। और हम सब क्योंकि होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं तो हम जानते हैं कि होम्योपैथी को होलिस्टिक साइंस माना जाता है। और होलिस्टिक का मतलब होता है सभी लोगों को साथ में लेके चलना, सभी लोगों का एक साथ उपचार करना। तो जितने भी अ, अ, हम कह सकते हैं जीवित अ, पशु पक्षी प्राणी, जो भी पौधे जिसमें जीव होता है, उसे हम अगर होम्योपैथी से किसी भी तरह से हेल्प कर सके तो हम उसको होलिस्टिक साइंस बोलेंगे। और होम्योपैथी के साथ स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा महत्व जुड़ा हुआ है कि जैसे हमने अपना शुरुआत भी एक स्पिरिचुअल प्रेयर से किया, इसी तरह से हम लोग होम्योपैथी में भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस जरूर देते हैं। तो जब हम पौधों को, जो ऐसे जीव हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जब उन्हें उन्हें हम ट्रीट करने की बात करते हैं या उनके वेलबींग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझना या सोचने की जरूरत पड़ती है कि हम उसे कैसे फील कर सकेंगे। तो जब हम अपने भगवान के सामने भी खड़े होकर प्रेयर करते हैं तो हम सिर्फ उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो जब आप प्लांट्स के साथ, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करूंगा, तो मैं अपने 9 साल के एग्रो होम्योपैथी के एक्सपीरियंसेस से ये समझ पाया कि जब आप पौधों को या ऐसे जीवों को ट्रीट करते हैं, मैं पौधों के साथ साथ एनिमल्स को भी होम्योपैथी से ट्रीट करता हूँ, तो जब आप
उन जीवों को ट्रीट करते हैं जिनको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, है ना, उनकी तकलीफों को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। आप जब उनको उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, जब आप होम्योपैथी से उनकी हेल्प कर सकेंगे, तो आपको एक स्पिरिचुअलिटी, एक पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। तो उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करना चाहता हूँ। पहली बात करते हैं हम, एग्रो होम्योपैथी होता क्या है ना? तो एग्रो होम्योपैथी में बेसिकली हम लोग होम्योपैथिक दवाइयों का यूज करते हैं खेती करने में, एग्रीकल्चर में। प्लांट्स की उन सारी तकलीफों को डील करते हैं जिससे प्लांट्स कहीं ना कहीं, जो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि अ, आज के दौर में बहुत ज्यादा जो कन्वेंशनल फार्मिंग हो रही है उससे बहुत सारी हार्मफुल डिसीजेस हो रही है, जिनके चलते बीइंग अ डॉक्टर हम सब जानते हैं कि कितनी सारी नई डिसीजेस का ऑनसेट हो रहा है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और उन सब चीजों को कहीं ना कहीं अब सस्टेनेबिलिटी या ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि उन केमिकल्स को कहीं से रिड्यूस कर सकें। तो एग्रो होम्योपैथी में हम होम्योपैथी से एग्रीकल्चर, फार्मिंग और प्लांट्स की उन सारी कंडीशंस को जिसके कारण प्लांट सफर करते हैं, उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम होम्योपैथी को अगर हम प्लांट्स के वेलबींग के लिए यूज करेंगे तो वो सॉइल से शुरू होता है। अगर हमारा मिट्टी, हमारी मृदा जो है वो अ, ठीक नहीं होती है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती है, उसका जो हम कहते हैं लिविंग जो सॉइल होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्लोरा फना होता है, वो अगर प्रॉपरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच सॉइल नहीं होती है तो वो सॉइल को फर्टाइल सॉइल नहीं कहा जाता। तो हम शुरुआत करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट से। तो हम होम्योपैथी से सॉइल ट्रीटमेंट से शुरू करते हुए सीड जर्मिनेशन, क्रॉप प्रोडक्शन और हार्वेस्ट तक जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, उन सबको होम्योपैथी से डील कर सकते हैं। ये होता है एग्रो होम्योपैथी। अभी आज मैं थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस और मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा। तो एग्रो होम्योपैथी बेसिकली कहने को एक नई फील्ड है, एक नया सिद्धांत कहा जा रहा है, लेकिन ये कई कई सालों से, 1986 से जब मैं बर्थ हुआ था मेरा, तब से एग्रो होम्योपैथी के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं। जर्मनी में ब्रिटिश कुछ साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे, मिस्टर कविराज, उन्होंने सबसे पहले होम्योपैथी को यूज किया था प्लांट्स को एक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर रिसर्च हुई है जिसमें साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि होम्योपैथिक पोटेंटाइज रेमेडीज जो होती है, हम पोटेंटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है, उनकी उनको बढ़ाती है। तो हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अपने 9 साल के अनुभव में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और मैंने देखा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी चीज़ों में प्लांट्स की हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो हम इसे एक साइंटिफिक रिसर्च अप्रोच के थ्रू देख सकते हैं। अब होम्योपैथी करती क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, जैसे ह्यूमंस में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, उसी तरह से प्लांट्स में भी बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। उन सारी एक्टिविटीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जैसे क्लोरोफिल कंटेंट होता है जिससे हम फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता है, वो हम होम्योपैथी दवाइयों के यूज से फोटोसिंथेसिस बढ़ा सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस बढ़ता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट में बढ़ेगा तो प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनको भी हम कहीं ना कहीं घटा या बढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस, जैविक और अजैविक स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे अ, ऐसे स्ट्रेसेस जो किसी डिसीज के कारण, कोई डिसीज अटैक हो रहा है, पेस्ट का अटैक हो गया, इंसेक्ट का अटैक हो गया,
है ना, उन अटैक्स को, डिसीज को हम होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं। एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई, स्ट्रेस आ गया, सडनली स्ट्रोम आ गया, सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई इन्वायरमेंट में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत अपोजिट होती जा रही है। एक्सट्रीम्स पे हीट होती है, एक्सट्रीम पे टेम्परेचर लो होता है। तो उन सब वेदर कंडीशंस में भी हम अपने प्लांट्स को होम्योपैथी से हेल्प दे सकते हैं। अभी हम बात करें कि होम्योपैथी किस सिद्धांत पे काम कर सकती है, तो हम सब जानते हैं हमारे जो मास्टर हैनीमैन हैं, उन्होंने प्रपोज किया था सिमिलिया प्रिंसिपल, जिसके सिद्धांत पे होम्योपैथी काम करती है। हम ह्यूमन बींग्स में सिमिलिया प्रिंसिपल पे होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करते हैं। उसी तरह से जब हम प्लांट मॉडल की बात करते हैं, तो वही सिमिलिया प्रिंसिपल के थ्रू हम होम्योपैथिक दवाइयों को प्लांट्स कंडीशंस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम प्रिंसिपल है, उसी सिद्धांत को हम प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के थ्रू हम रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को प्लांट के केसेस में डील कर सकते हैं। अब हम होम्योपैथिक दवाइयों को किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली होम्योपैथिक दवाइयां हम सब जानते हैं अल्ट्रा हाई डाइल्यूशंस होते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होती। हम कहते हैं कि अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन होती हैं, तो उसमें किसी भी तरह का केमिकल रेसिड्यू नहीं होता है। ये हम प्लांट्स के केस में सीड जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए, सीड्स को का जर्मिनेशन रेट बढ़ाने के लिए, उनको जल्दी जर्मिनेट करने के लिए हम होम्योपैथिक दवाइयों से सीड जर्मिनेशन, सीड बाथ ट्रीटमेंट देते हैं। सॉइल की हेल्थ, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी सॉइल फर्टाइल नहीं है, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उनकी सॉइल की फर्टिलिटी निल हो गई है, अब उनके प्रोडक्शंस बहुत कम हार्वेस्ट मिलता है उनको किसी भी क्रॉप का। पे सॉइल का हम सॉइल टेस्ट करते हैं, जिसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट कम रहता है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती। तो वहाँ पे हमने होम्योपैथी यूज़ किया, और होम्योपैथी से हम सॉइल को ट्रीट कर पाए। उसी तरह से हम सीडलिंग ग्रोथ कर सकते हैं, फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए, फ्रूटिंग ज़्यादा हो उसके लिए, कोई डिसीज आ गया है उसके प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेस, जैसा मैंने बताया, अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो उस तरह के स्ट्रेसेस में हम होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं। जैसे स्ट्रेस की बात करें तो हर एक पौधे का एक एक सिस्टम होता है कि हर एक सीजन के बाद आपको उसे प्रून करना होता है। अगर आप एक अच्छे गार्डनर हैं तो आपको पता होता है कि एक समय के बाद आपको प्रूनिंग करनी होती है ना, छटाई करनी होती है। तो जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो आप ब्लंट कट मारते हैं, राइट। जब भी आप ब्लंट कट उनके स्टेम्स पे लगाएंगे, तो वो एक तरह का शॉक होता है ना, ब्लंट इंजरीज होती है। तो जो भी दवाइयाँ आपको पता है होम्योपैथी में हम ब्लंट इंजरीज के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ हम शॉक के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लंट इंजरीज के लिए यूज कर सकते हैं। सेम टाइम पे जब शॉक में हमारा जैसे हम ह्यूमन बींग्स में यूज करते हैं कि अगर हमारा कोई कंडीशन आ रहा है जिसमें हमारी बॉडी शॉक में जा रही है, हमारा ब्रेन शॉक में जा रहा है, उसी तरह से जैसे हम वहां पे मेडिसिन यूज करते हैं, उसी तरह से हम प्लांट के केस में भी शॉक कंडीशंस में होम्योपैथिक दवाइयों को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम होम्योपैथिक दवाइयों को प्लांट के केस में यूज करते हैं। देन अब थोड़ा सा मैं अपने एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया आएगा कि हम कैसे होम्योपैथिक दवाइयों को सिलेक्ट करते हैं और वो कैसे काम करती है, राइट। एक कंडीशन होती है गॉल्स, जिसमें आपने शायद सुना हो कि पौधों में आप कभी कभी देखेंगे, मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ, इस तरह का ओवर ग्रोथ आपको मिलता है ना। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें इस तरह के ओवर ग्रोथ आपको मिलेंगे, जब आप ध्यान से देखते हैं तो इस तरह की ओवर ग्रोथ आपको लीव्स में, स्टेम में, रूट में, ये यहाँ पे लीफ में मैंने आपको दिखाया, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने इस तरह की कंडीशन को होम्योपैथिक दवाई से यूज ट्रीट किया था। तो ये गॉल्स जो होती है एक तरह की डिसीज होती है, और इस तरह के ओवर ग्रोथ्स, हम इसको वॉट्स बोल सकते हैं, हम इसको ट्यूमर्स बोल सकते हैं। ये ओवर ग्रोथ जो है वो पूरे प्लांट में कहीं पत्तों में आती है, कहीं लीफ पे आती है, स्टेम पे आती है,
कहीं रूट्स पे भी आती है, कभी ओवरऑल पूरे प्लांट पे भी इस तरह के आपको, आप इस पिक्चर में देखेंगे ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के ओवर ग्रोथ्स हैं जो प्लांट पे आ जाते हैं। अब इसे ट्रीट करना जरूरी क्यों है? आप कहेंगे कि ठीक है, इससे होता क्या है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल डिसीज है। पर नहीं, ये एक्चुअली एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। समटाइम्स ये फंगस के कारण भी, फंगस है उसके कारण भी ये डेवलप हो जाता है। और इसे ट्रीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये इस तरह की ओवरग्रोथ प्लांट्स के किसी भी पार्ट में आने लगती है, तो वो न्यूट्रिशन के फ्लो को इंटरप्ट कर देती है। वाटर के अपटेक को, न्यूट्रिशन के अपटेक्स को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर देती है, श्रिंक हो जाती है, पत्तियां श्रिंक हो जाती है। अगर वो स्टेम पे होगी तो वो श्रिंक होने लगता है, जिससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट में ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाता। अगर रूट में होगा तो आप समझ सकते हैं कि रूट ही अगर बाउंड हो गई वहां पे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच आने लग गया, वो बहुत ज्यादा श्रिंक होने लगी, तो वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है सॉइल में से। तो उस कंडीशन में क्या होती है, प्लांट की डेथ होने लगती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने एक प्लांट को यूज किया विच इज कॉल्ड एस्टोनिया, ये प्लांट में मैंने देखा कि इस तरह के ओवरग्रोथ्स होते हैं, ओवरग्रोथ थे। तो मैंने यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा का यूज किया, जहाँ पे हमने इसको एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के रूप में स्टार्टिंग में लिया था, जिसमें 15 दिन तक हमने होम्योपैथिक दवाई पूजा 6C पोटेंसी में यूज किया। 15 दिन तक हमने सिंगल डोज डेली इस पे स्प्रे किया। और उसके बाद 3 साल तक, टिल नाउ, मैं इस प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें वो रिपीट नहीं, वो 15 दिन में पूरी तरह से वो सारे जो ओवर ग्रोथ से वो चले गए। और दोबारा वो कभी रिटर्न इन 3 सालों में नहीं आया। मैं आपको उसका बिफोर आफ्टर इमेज दिखाता हूँ, सो विल बेटर अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट डे का पिक्चर है, जहाँ पे ये लीफ जो है ये पूरी तरह से ये सिंगल लीफ है, और आप बाकी देखेंगे तो और भी लीव्स पे ये बहुत सारे ओवरग्रोथ्स आपको दिखेंगे। और ये सेम लीफ है आफ्टर 15 डेज, ये दूसरे लीफ नहीं है, सेम लीफ है, आप देखेंगे उस पे से ओवरग्रोथ पूरी तरह से चली गई है। और प्लांट, ये जो लीफ का कलर है ये बहुत लश ग्रीन हो गया है। तो इस कंडीशन में एक चीज आपने और ऑब्जर्व की, जब ये ओवरग्रोथ जब इस तरह के प्लांट पे आती है या लीफ पे आती है, तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूट्रिशन की फ्लो को रोक देती है, वाटर के फ्लो को रोक देती है, जिससे पत्ती में पीलापन आने लगता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। जब हमने इसे ट्रीट किया तो सेम लीफ लश ग्रीन हो गई। आप शाइन देख सकते हैं उसकी, वो पूरी तरह से, उसका फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ा होम्योपैथिक दवाइयों से, और ये जो डिसीज थी ये पूरी तरह से चली गई। तो इस तरह से हम होम्योपैथिक दवाइयों को ऑब्जर्वेशनल स्टडी के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इससे एक्चुअली हमें क्या लर्निंग क्या मिलती है? एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हम सब जानते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। अगर आप कंपेयर करने जाएंगे इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से या केमिकल से, तो कंपेरेटिवली हमारी मेडिसिन जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। दूसरा, होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है, तो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देती है। हम बताते हैं हम अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन यूज करते हैं, तो केमिकल रेसिड्यू का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे, हम जो भी फूड खा रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड फूड है। और उस एडल्ट्रेटेड फूड के कारण इतनी सारी डिसीजेज आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो केमिकल फार्मिंग करते हैं ना, रेगुलर डे टू डे में ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। और उनका ये कहना होता है कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर तो रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो ट्रेडिशनल फार्मिंग, वो केमिकल यूज करने से हमारे सॉइल को, हमारे क्रॉप को बहुत ज्यादा अ, तकलीफ आने वाली है, हम उस फूड को नहीं खा पाएंगे, उन्हें ये पता होता है। बट स्टिल, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है उन दवाइयों को, उन केमिकल्स को किस मात्रा में यूज करना है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने में आता है। आज के टाइम पे फार्मर्स का एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, वो डोजेस और केमिकल्स के यूसेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो ओवर यूज करते हैं हर एक केमिकल को, ज्यादा अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा अच्छे फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए। तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा केमिकल रेसिड्यू हमारे फूड में मिलने लगता है। अब
उस केमिकल रेसिड्यू के कारण क्या होती है, आप देखेंगे आजकल हमारे क्लिनिक्स पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपको मिलेंगे जो एलर्जिक हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट की एलर्जी है, ग्लूटन एलर्जी है। तो न्यूट्रिशियस फूड खाने में प्रॉब्लम नहीं है, एडल्ट्रेटेड फूड खाने में प्रॉब्लम है ना। मैं नहीं कह रहा कि डेयरी प्रोडक्ट खाना नुकसानदायक है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन, मिलावट हमारी हेल्थ को खराब करती है। तो एडल्ट्रेशन जो मिलावट है वो कहीं ना कहीं, जो केमिकल्स रेसिड्यू आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ है। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे समझेंगे, हमारा फंडामेंटल कॉज, हमारे मास्टर हेनीमेल ने कहा है कि अगर हम किसी भी डिसीज को या किसी भी कंडीशन को समझना चाहते हैं तो हमें उसके फंडामेंटल रूट कॉज को समझना पड़ेगा। और इस कंडीशन में रूट कॉज होता है एडल्ट्रेशन, केमिकल्स। इसे हमें किसी तरह से रिड्यूस करना होता है। आप जैसे मैंने ग्लूटन एलर्जी कहा, मैंने आप आजकल देखेंगे ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलती है, बच्चों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं। तो डायबिटीज बहुत हो रही है, अर्ली डायबिटीज बहुत हो रही है, थायराइड के पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स हमारे वेजिटेबल्स में, आप देखेंगे वेजिटेबल्स के साइज बड़े बड़े आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको हार्मोन्स दिया जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हार्मोन से ही, मेडिसिन देने से ही हमारे फ्रूट्स को, वेजिटेबल को शाइनी और उनकी साइज को बढ़ाया जाता है। और आप जब मार्केट में जाते हैं, आप अच्छे के नाम पे उन्हीं सब चीजों को खरीदते हैं जो अच्छी दिख रही है, जो शाइनी है, और जिनका साइज बड़ा है। तो वो सारी जो तैयार होती हैं वो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज से आपके पास आएगी, या फिर वो इस तरह के एक्स्ट्रा केमिकल ट्रीटमेंट के बाद आपके पास आती है। तो उन सब चीजों से क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। ह्यूमंस में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं, इंडियंस में बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस हमारे क्लिनिक्स में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सॉइल से आप फूड हार्वेस्ट कर रहे हैं वो ही कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। हमारी सॉइल ही इनफर्टाइल है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फूड हमारे पास आता है, जिस सॉइल से हम हार्वेस्ट करते हैं, वो हमारे ह्यूमंस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। तो ये सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं हमें एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ, एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस की तरफ, जिससे हम एग्रीकल्चर में कुछ नया कर सके, उसकी जरूरत है। तो एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें हमने सीड जर्मिनेशन के लिए दवाइयों को यूज किया। यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने दो तरह से सीड को ट्रीट किया। एक जिसमें हमने सीड्स को ओवरनाइट होम्योपैथिक सोल्यूशन में डिप करके, ओवरनाइट हम सीड बाथ बोलते हैं उसको, सीड बाथ दिया ओवरनाइट। और दूसरे में हमने सीड्स को होम्योपैथिक मेडिसिन के स्प्रे दिए डिसीज के अगेंस्ट में ट्रीट करने के लिए। तो इसमें जो हमें रिजल्ट मिला, उसमें पहले हमने तीन ग्रुप डिवाइड किए थे, जिसमें पहले ग्रुप में हमने एग्रो होम्योपैथिकली जो सीड्स को ट्रीट किया था, जिनका जर्मिनेशन जो रेट हमें मिला, दैट इज 90 to 95% जो सीड्स थे वो जर्मिनेट हुए। जनरली अगर आप किसी भी नर्सरी के पर्सन को अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 60% तक भी अगर सीड डेवलप जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो उनका सक्सेस रेट होता है। तो यहाँ पे हम 90-95% सीड्स को जर्मिनेट कर पाए होम्योपैथिक सीड बात देने के बाद। उसी के साथ वहां पे एक सीडलिंग जो थी उनका रूट सिस्टम बहुत अच्छा था। वहीं पे ग्रुप बी जिसमें हमने केमिकली ट्रीटेड सीड्स को ग्रो किया था, वहां पे हमारा जो जर्मिनेशन रेट मिला वो कुछ 80 से 85 85% तक मिला। और सीडलिंग की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक उसकी हेल्थ मिली। तीसरा जो कंट्रोल ग्रुप था, जिसमें हमने किसी भी तरह का ना केमिकल यूज किया, ना ही होम्योपैथी यूज किया, उसमें हमें 40 से 50% तक का जर्मिनेशन में रेट मिला, और उसकी सीडलिंग्स जो थी वो बहुत वीक हमें दिखी। तो जब हम एग्रो होम्योपैथी से सीड्स को ट्रीट करते हैं तो पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व हुई कि हमारा जो सीड का जर्मिनेशन रेट था वो फास्ट हुआ। दूसरा जो था, शूट्स जो हमारी मिली, वो शूट्स कंपैरेटिवली केमिकल के कंपैरिजन में भी बड़ी साइज की मिली। और उनका जो स्टेम था, स्ट्रेंथनिंग, हम स्ट्रेंथनिंग के लिए भी
मेडिसिन को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, जिससे हमें जो शूट्स मिली वो भी स्ट्रेंथन मिली, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिली। तो इस तरह से हमने उसको ऑब्जर्व किया। रूट जोन पे जब हमने इसी एक्सपेरिमेंट पे रूट जोन को स्टडी किया, तो ग्रुप ए में जो था वो होम्योपैथी वाला रूट जोन रेडी हुआ था, जिसमें बहुत अच्छे रूट का डेवलपमेंट हुआ। जो रूट थी वो बहुत डेंस थी और बहुत अच्छे से सॉइल के साथ अपना ग्रुप बना पाई। हमेशा रूट्स का एक बेसिक काम होता है, आप देखेंगे जनरली जब भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है तब रूट जोन बहुत डेवलप होता है। तो रूट्स क्या करती हैं, हमारी सॉइल को बहुत अच्छे से ग्रैब करके रखती है। सपोर्ट के लिए सॉइल जो है वो रूट्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करती है, जिससे जो प्लांट है वो बहुत स्ट्रेंथ हो जाती है उस प्लांट की। तो ग्रुप ए जो था हमारा, उसमें हमने रॉबस्ट ग्रोथ, एक डेंस ग्रोथ हमने ऑब्जर्व किया। ग्रुप बी जो कि केमिकली ट्रीटेड था, उसमें थोड़े से ग्रोथ जो थे रूट के वो बहुत फाइन ग्रोथ्स नहीं थे। जर्मिनेशन रेट की बात करें तो कंपैरेटिवली हमारे सीड्स जो थे होम्योपैथिकली ट्रीटेड सीड्स, वो 1 से 2 दिन पहले ही जर्मिनेट हो गए। जनरली जो कुछ जो सीड्स हमने यूज किए थे उनका जर्मिनेशन जो डे था वो जनरली 10 to 12 डेज में जर्मिनेशन उनका होता है। हमारे होम्योपैथिकली ट्रीटेड सीड्स 8 to 9 डेज में जर्मिनेट हो गए। वहीं पे केमिकली ट्रीटेड जो सीड्स थे उनको 12 to 13 डेज जर्मिनेशन में लगे। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि हम सीड जर्मिनेशन के लिए जो केमिकली ट्रीटेड सीड मार्केट में है, जो जनरली फंगीसाइड से कोटेड सीड्स, आप जब भी सीड्स खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सीड्स होते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के सीड्स हो चाहे वो वेजिटेबल्स के सीड हो, वो एक तरह के कलर कोटेड होते हैं। वो कलर कोटिंग जो होती है वो बेसिकली केमिकल फंगीसाइड्स उस पर कोट किए जाते हैं, कि जब आप उसको ग्रो करेंगे तो जब भी आपका सीडलिंग तैयार होता है उसकी रूट जोन पे फंगस का अटैक ना हो, तो उसके लिए उसको पहले से केमिकली ट्रीट किया जाता है। बट हम अगर उसको होम्योपैथी से करते हैं तो हम उस केमिकल से हमारे सीड को बर्थ के पहले से बचा सकते हैं, राइट। तो ये है होम्योपैथी की ब्यूटी। अब आप बात करेंगे कि अ, जब हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सब काम चल रहा है, तो एक और नए सिस्टम की जरूरत ही क्यों, राइट। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर की अच्छी मेथड्स हैं जिससे हम अभी का काम चल रहा है, तो हम एक और नई मेथड के बारे में क्यों सोचें। उसके लिए थोड़ा सा हम एक जो टेक्निक्स अभी तक की ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्योंकि हम बहुत ज्यादा केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, मैंने बताया टॉप सॉइल और सब सॉइल को उन केमिकल्स के कारण हम पूरी तरह से डैमेज कर चुके हैं। आप किसी भी फार्मर से आज किसी भी स्टेट में पूछेंगे तो वो कहेंगे ऊपर की जो जमीन है वो पूरी तरह से बंजर हो गई है। मतलब जो टॉप लेयर होती है बेसिकली, ज्यादातर फार्मिंग में जो प्लांट्स यूज किए जाते हैं ग्रो करने के लिए, उनका जो रूट जोन का साइज होता है वो 1 से 2 फीट तक जनरली वो लोग वो जो प्लांट्स हैं वो कवर करते हैं। तो 2 फीट तक की सॉइल फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, अच्छी सॉइल मानी जाती है, आइडियल सॉइल मानी जाती है एक फार्मिंग लैंड के लिए। तो टॉप सॉइल जहाँ पे माइक्रो फना फ्लोरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो अच्छी एक कॉलोनी बनी होती है, उसको कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फार्मिंग के जरिए हम किल करते जा रहे हैं। केमिकल्स को फंगीसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, हर्बिसाइड के रूप में इतना अमाउंट में दे रहे हैं, जिससे वो टॉप सॉइल सब सॉइल जो है वो पूरी तरह से किल हो रही है। वो जो लाइफ है सॉइल की वो खत्म होती जा रही है, बंजर हम बनाते जा रहे हैं सॉइल को। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल फार्मिंग का, कि हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बचाएं। उसी के साथ साथ इतने सारे फर्टिलाइजर्स का आजकल यूज हो रहा है, आप आए दिन नए फर्टिलाइजर्स देखेंगे, केमिकल फर्टिलाइज, नए नए मॉलिक्यूल आजकल एग्रीकल्चर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वो सारे केमिकल जो है वो कहीं ना कहीं पॉइजनस होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। अब ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं उससे होता क्या है, उससे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती जा रही है। इतने सारे केमिकल्स जब आ रहे हैं तो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी आती जा रही है।
हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हमारे अर्बनाइज सिटी बनाने के चक्कर में, हम हमारी सिटीज को अच्छा बनाने के चक्कर में उन सारे फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं जो हमारे सिटी को क्लीन रखते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, ऑक्सीजन का, CO2 का बैलेंस बनाते हैं। उन सब चीजों को कहीं ना कहीं हम अर्बनाइज सिटी बनाने के चक्कर में कट करते जा रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे पास लैंड नहीं बच रही है क्योंकि लैंड बंजर होती जा रही है, तो हम उन जमीनों को ढूंढते हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी सेफ है। तो इसके तल चलते हम अपने जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। सॉइल इरोजन, जब आप ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो टॉप सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है, टिलिंग की जाती है उसकी, जिसके कारण जो टॉप सॉइल और सब सॉइल है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके मरते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल फार्मिंग के थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस है। पर हम अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, लोग कहेंगे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं अगर हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी अपने थोड़े चैलेंजेस हैं। जैसे हम लोग कुछ ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके चैलेंजेस को हम कोशिश कर रहे हैं होम्योपैथी से कैसे कम कर सकें। जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वीट कंट्रोल का। अ, सबसे पहले इनिशियली जब इंट्रोडक्शन में मैडम आपको बताया कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनारस में, जहाँ पे हमने वीड्स को कंट्रोल किया था। वीड्स होते हैं अ, ऐसे पौधे जो अननेसेसरीली ग्रोथ होती है, जिनकी खरपतवार जिन्हें कहा जाता है, फार्मर्स की लैंग्वेज में खरपतवार होती है, जो मेन जो आपका क्रॉप है उसके साथ साथ साइड में उगते हैं। और वो किसी भी तरह का अ, काम का पौधा नहीं होता है, उसे अननेसेसरीली वो ग्रोथ होता है और वो कहीं ना कहीं मेन क्रॉप को डिस्टर्ब करता है। तो इस वीड कंट्रोल के लिए केमिकल्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग में काफी सारे केमिकल्स अवेलेबल है, वीडीसाइड जिनको कहा जाता है, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, और वो हाईली पॉइजनस होते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है रादर देन उनको मैन्युअली निकालने के, कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीट कंट्रोल कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मैन्युअली वीट को कंट्रोल करना। दूसरा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। आप जब भी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपने सबने अनुभव किया होगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से 3 गुना 4 गुना ज्यादा महंगा होता है। उसका कारण है क्योंकि पहली चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हार्वेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है ना। जब भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो आपको उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है जो केमिकल फार्मिंग से मिलता है, क्योंकि वहां पे आप इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे फर्टिलाइजर्स केमिकल फॉर्म में देते हैं कि आपके ट्रेडिशनल फार्मिंग में कि ग्रोथ और हार्वेस्ट फ्रूट का अच्छा निकलता है। बट अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कम निकलता है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के टेक्निक्स हैं जिसमें लेबर बहुत लगती है, उस तरह के फार्मिंग में मैन्युअली बहुत सारे काम करने होते हैं जिसमें प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। और क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर्स कम हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ा हुआ होता है। तीसरा होता है मेंटेनिंग एडिक्वेट यील्ड। अब डे टू डे हमारे देश की जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और हर उस इंसान को, जहाँ तक हम चाहते हैं कि सभी को ऑर्गेनिक फूड मिले, केमिकल फ्री फूड मिले, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करना, ऑर्गेनिक फूड सर्व करना, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो ये एक बड़ा तकलीफ वाली चीज है। दूसरा, मैनेजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप न्यूट्रिशन। एक लंबे समय तक सॉइल की फर्टिलिटी को बचाए रखना और क्रॉप के न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखना सॉइल में, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जिसको लंबे समय तक अगर हम मेंटेन करना चाहेंगे तो वो डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके साथ साथ इंसेक्ट और पेस्ट, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जिन अभी फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उन फार्मर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो प्रोडक्शन तक तो सारी चीजें अच्छी कर, मतलब वो सॉइल अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उसमें वो काउ डंग कंपोस्ट यूज करते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। लेकिन जब सॉइल तैयार हो जाती है, जब क्रॉप आ जाती है, फ्रूट्स लगने लगते हैं,
उस कंडीशन में अगर किसी तरह का इंसेक्ट का अटैक या पेस्ट का अटैक हो गया, तब जाके प्रॉब्लम होती है कि अब उस डिसीज को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत लिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं। अब उस कंडीशन में ऑर्गेनिक फार्मर्स को केमिकल को यूज करना ही पड़ता है। तो जो हम सो कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ परसेंटेज में केमिकल का यूज कहीं ना कहीं किया जाता है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में एग्रो होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस करके उन फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, और हम उन कंडीशंस को जहाँ पे उन्हें केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, उन केमिकल्स के यूसेज को रिड्यूस कर सकें, किसी तरह से उस केमिकल को रिप्लेस कर सकते हैं विथ होम्योपैथी। तो हम वो कोशिश करें, तो ये एक बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इन सब चीजों को समझते हुए जब हमने कहा कि हमें एग्रो एग्रो होम्योपैथी की जरूरत ही क्यों है, तो हम चाहते हैं एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आए। हमारा नीड है सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम एग्रीकल्चर को लेके जाएं, और उसका जो मेन रीजन है हमारी सॉइल को बचाना, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। आप आज अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं, तो उनका एक कंसर्न होता है, मैंने अपने परिवार में सुनते देखा है कि उनका कहना होता है, वैभव हम लोगों को ये अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तुम्हारे बच्चों को क्या खाना मिलेगा, वो कैसा फूड उनको केमिकल का मिलेगा। आज पानी भी खरीदना पड़ता है, बिस्लेरी, है ना, गंगा जैसी जहाँ पे गंगा बह रही है उस सिटी में भी अगर बिस्लेरी सर्व हो रहा है, तो हमारा देश किधर जा रहा है। तो आने वाली जनरेशन्स को हम कैसे अच्छा फूड दे पाएंगे, उन कैसे प्योर केमिकल फ्री फूड उनके लिए अवेलेबल होगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हमारा पर्पस है हम किसी भी तरह से हमारे प्लेनेट को, हमारी अर्थ को इनफर्टिलिटी से, बंजर होने से बचा सकें, और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक अच्छा हाई क्वालिटी फूड सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकें। तो ये बेसिकली हम चाहते हो, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं एग्रो होम्योपैथी, जो कि एक सेफ सस्टेनेबल वे है एग्रीकल्चर का। थोड़ा सा एग्रो होम्योपैथी में और हम बात करते हैं कि क्या हम करते हैं बेसिकली। जैसे मैंने बताया आपको, अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन को हम इसमें यूज करते हैं जिसमें केमिकल नहीं होता है। हम सब जानते हैं हमारे मेडिसिन जो होते हैं वो उनका जो सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक सोर्स होता है। उसको अल्ट्रा हाई डाइल्यूट करने के बाद उसमें किसी भी तरह का केमिकल रेसिड्यू नहीं मिलता है। और ये एक बहुत बड़ी आंसर है उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना। हम सब जानते हैं कि हमारे मेडिसिन में किसी भी तरह का केमिकल कंटेंट नहीं होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये तो प्लेसिबो है, इसमें ये प्लेसिबो साइंस है, इसमें कोई दवाई होती ही नहीं, है ना, ये तो सिर्फ माइंड गेम है। पर अगर यही प्लेसिबो मेडिसिन, यही होम्योपैथिक दवाइयाँ प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर प्लांट्स में होम्योपैथिक दवाइयों से कोई चेंज आ रहा है, अगर वो उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, उनका फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ रहा है, अगर हम एनिमल्स को ट्रीट कर पा रहे हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा आंसर है उन सारे लोगों के लिए जो कहते हैं होम्योपैथी एक तरह का प्लेसिबो साइंस है। अगर पौधों में भी दिमाग होता और वो ये कहते कि नहीं ये तो प्लेसिबो है, तो फिर हमारे पौधे कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो एक बहुत बड़ा आंसर है उन लोगों के लिए जो क्रिटिक्स हैं, जो होम्योपैथी को नहीं मानते हैं, उनके लिए कि हमारे प्लांट्स भी होम्योपैथी को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारी दवाइयाँ एक साइंटिफिकली प्रूवन है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे मैंने कहा बहुत चीप रेट में हम कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर फार्मर्स का जो कॉस्ट है, जो एग्रीकल्चर का कॉस्ट है, उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको हम होम्योपैथी से डील कर सकते हैं प्लांट के केस में। तो वायरल डिसीजेस होती है, फंगल डिसीजेस होती है, इन्वायरमेंटल शॉक, जो कि मैंने बताया था, इन्वायरमेंट आज हर 100-200 किलोमीटर पे पानी चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट पूरा तरह से चेंज हो जाता है, सॉइल चेंज हो जाती है। हम वाटर और सॉइल की टेस्टिंग करते हैं जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं। तो
हर 200 किलोमीटर पे आपको सारी कंडीशंस आपको बदली हुई मिलेंगी। तो इन सब चीजों के साथ साथ एक प्लांट के ओवरऑल अगर लाइफ साइकिल को देखा जाए और उसको ट्रीट करने की बात करी जाए, तो हम इंडिविजुअली टेलर मेड मेडिसिन से इनको ठीक कर सकते हैं। तो हम होम्योपैथी से इन्वायरमेंटल चेंजेस, शॉक्स, कंडीशन को भी डील कर सकते हैं। इंसेक्ट, और मैंने आपको इसके पहले बताया कि हम प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में काम कर सकते हैं। हम फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ा सकते हैं, हम क्वालिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लश ग्रीन कर सकते हैं रेट बढ़ा के। तो बहुत सारी कंडीशन जो प्लांट्स में आती है उनको हम होम्योपैथी से डील कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है, अगर आप बात करेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, तो जैसा आपने सुना होगा कि हम होम्योपैथिक दवाइयों से ह्यूमंस में इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं, वाइटल फोर्स को इंप्रूव करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स के केस में भी हम प्लांट की इम्यूनिटी को, उनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक हो, किसी भी डिसीज का अटैक हो, तो वो उसके लिए सर्वाइवल रेट बढ़ जाए, वो उसके अगेंस्ट में सर्वाइवल दे दे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। मेरे एक फार्मर थे जिनका मेरे पास मैंगो फार्म है, जिनका मेरे पास फोन आया कि सर हमारे यहाँ करीब करीब 100-200 करीब मैंगो के ट्री हैं, और वो करीब करीब 10 या 12 साल पुराने हैं। और उसमें कुछ पौधों में, कुछ पेड़ों में कुछ अजीब सी डिसीज हुई है, जिसमें वो पूरी तरह से फल नहीं दे पा रहे हैं या उनके फल गिर जाते हैं। कुछ 20-25 ऐसे पेड़ हैं जिसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिख रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बाकी पेड़ों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम, तो बोले नहीं, बाकी पेड़ बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये 20 या 25 ऐसे पेड़ हैं जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम हम पिछले 2 सीजन से देख रहे हैं कि फ्रूट प्रॉपरली बनता नहीं है, बनेगा तो उसमें कोई डिसीज लगी रहेगी, फंगस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं खाने योग्य नहीं होता है। तो मैंने उनको कहा कि अगर उस बेसिकली उस चीज को मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ कि अगर डिसीज सेम है, अगर डिसीज का अटैक उस पूरे रीजन पे हुआ है, वो वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तो वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है वो सभी पेड़ों पे एक साथ लगता है। पर अगर वो उन सिर्फ 25 पेड़ों में इन्फेक्ट कर पाया, उनको उनको डिसीज कंडीशन दे पाया, मतलब उन 25 पौधों में स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम रही होगी, या तो उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हुआ होगा जिसके कारण डिसीज का अटैक उन पे हो गया। लेकिन रिमेनिंग 75 जो पेड़ थे उनमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब हमें उन पौधों को इम्प्रूव करना है, उन पेड़ों को इम्प्रूव करना है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उनका इम्यूनिटी बढ़ाना है, जिससे वो डिसीज के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर सके। तो यही होम्योपैथी का सिद्धांत होता है बेसिकली। मैं अब आपको थोड़े से मेरे रिजल्ट्स बताता हूँ कि मैं अपने टेरेस गार्डन में, मैं अपने कुछ फार्मर्स के साथ जो होम्योपैथिक यूज करता हूँ उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कुछ हमारे टेरेस गार्डन के पौधे हैं जिसमें आप ब्लूमिंग देख सकते हैं। इसमें आपको बोगनवेलिया दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बोगनवेलियाज है। वी हैव रोजेस, वी हैव अडीनियम, वी हैव जैस्मिन, है ना, हिबिस्कस भी है। तो ये सारे जो हैं ये हमने होम्योपैथी से, 100% होम्योपैथी से अपने टेरेस गार्डन पे ग्रो किए हैं, और दे आर ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग। हर सीजन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग आती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी रेगुलरली अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे डेली कुछ ना कुछ मैं उसमें अपडेट करता हूँ, जिससे मैं लोगों को एनकरेज कर सकूं टू डू एग्रो होम्योपैथी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डेमो फार्म्स रेडी किए थे। हम केवी के बारामती के साथ कुछ सालों से काम कर रहे हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है। हर साल वहाँ पे एक कृषि मेला होता है, कृषि बोलते हैं जिसे। 2014 में, पिछले साल, हमने वहाँ पे कुछ डेमो फार्म्स रेडी किए थे। आप इनको देखिए, जो कि पूरी तरह से 100% होम्योपैथी से, फ्रॉम डे वन टू हार्वेस्ट हमने पूरी तरह से उसको होम्योपैथी से डील किया है। हैव अ लुक। This is our tomato crop.
grown only with homeopathy. And if you can see, the leaf size is huge and number of tomatoes which came in one plant is also more than any other normally treated plant. If you open up this tomato and see, it's very pulpy, juicy and has delicious taste. अब इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, जब भी आप केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं, यहाँ पे मुझे फार्मर्स ने ही बताया, मेरे भी नॉलेज में ये चीज नहीं थी। जब उन्होंने बताया कि सर आप इस टमाटो को ओपन करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि केमिकली जो प्रोडक्ट आपके साथ सामने आते हैं, जब आप टमाटो लेंगे तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसका ये जो पल्प है, ये आपको बता देगा कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो हार्वेस्ट आपके हाथ में है, जो टमाटो आपके हाथ में है, ये केमिकली ट्रीटेड है या ये ऑर्गेनिक है। जब इसमें अंदर का पल्प, मतलब वाटर कंटेंट कम रहता है और पल्प ज्यादा रहता है, मतलब ये पूरी तरह से केमिकल फ्री होता है, इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा केमिकल नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप केमिकल देते हैं, सिंपल सा है, केमिकल जब भी आप प्लांट में देते हैं तो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ा देता है। जहाँ पे प्लांट को न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं होती है, प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देके हम उसको अपटेक करा देते हैं, और वो जो पानी के माध्यम से फ्रूट में आता है, वो आपको बहुत ज्यादा वाटरी लगेगा। जब भी आप उसको ओपन करेंगे, आप देखेंगे बहुत ज्यादा पानी पानी उसमें से निकलता है। वो बहुत ज्यादा ऐसा लश नहीं होता है जिसमें आप थिक अंदर का पल्प उसका निकाल पाए। तो ये पहचान होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, और कंपेयर करें अगर हम उसको केमिकल से। So today I am going to show you the magic of agrohomeopathy. So this is for all my viewers. All these crops are grown with homeopathic medicines, no chemicals, no pesticide, no fertilizer and nothing artificial. As you can see, the tomato, brinjal, bottle gourd, cucumber, all these plants, intact whole plot is dedicated to homeopathic medicines. You can also visit KVK Baramati and see the magic of agrohomeopathy. तो हर साल हम लोग इस साल भी 2025 में भी हम लोगों ने केवी के बारामती के साथ कुछ 35 क्रॉप्स को हमने रेडी किया था। डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट हमने वहाँ पे रेडी किए। हर साल वहाँ पे ये जो कृषि मेला लगता है, उसमें करीब करीब 4 से 5 लाख लोग विजिट करते हैं, फार्मर्स विजिट करते हैं, और वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में फार्मर्स को बताया जाता है। वहीं पे हमने होम्योपैथी से इस तरह के डेमो फार्म्स को रेडी करके फार्मर्स तक पहुंचने की कोशिश की कि उन्हें ये बता सकें कि होम्योपैथी से भी इस तरह की केमिकल फ्री, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग की जा सकती है। अब ये एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ये एक मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। कैप्सिकम का ये प्लांट है, जहाँ पे बहुत कॉमन एक डिसीज होती है, मोज़ेक वायरस, है ना। ये फार्मर्स अगर इसको सुन पा रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि मोज़ेक वायरस जो होता है वो एक बहुत कॉमन वायरस होता है, और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, स्पेसिफिकली टमाटो क्रॉप के लिए या चिली क्रॉप के लिए, कैप्सिकम क्रॉप के लिए। वो पूरी तरह से प्लांट को, जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, कि वो ऊपर की नई ग्रोथ जितनी होती है वो लीफ को श्रिंक कर देता है, कर्ल कर लेता है, लीफ कर्ल डिसीज भी कहते हैं इसको, और स्टंट कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है पूरी तरह से। यहाँ पे हमने थूजा 3C और एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर का स्प्रे किया इस पे, और विद इन 10 डेज ये जो आप सेकेंड पिक्चर देख रहे हैं, इसमें वो जो लीव्स थी वो पूरी तरह से अनकर्ल हो गई, वो पूरी तरह से ओपन हो गई। नए, आप इसको गौर से देखेंगे तो ऊपर जो नया ग्रोथ है वो भी इसमें आने लगा। इसका जो स्टेम है वो भी कंपैरेटिवली उसमें भी स्ट्रेंथ आने लगी विद इन 10 डेज ओनली। और ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशन होती है जब ये इस तरह का अटैक चिली में या टमाटो में आ जाता है, तो इसको डील करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह से हम होम्योपैथी से इस तरह की कंडीशंस को डील कर सकते हैं। एक और रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे ग्रेप्स के फार्मर हैं जिनके साथ हमने नागपुर में काम किया था, और ये 100% होम्योपैथी से ग्रोन ग्रेप्स हैं।
लास्ट ईयर इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट ग्रेप्स का अवार्ड भी मिला। 3 पैरामीटर्स पे, स्वीटनेस, कलर और साइज, इनको ये अवार्ड दिया गया था, जो कि बेस्ट ग्रेप्स के अवार्डी रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये 100% होम्योपैथी से हुआ था। उसके बाद हमने एक फार्मर्स के साथ काम किया है जो कि मैंगो में पिछले 5 साल से हमारे साथ होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके मैंगो फार्म्स हैं, और इनके फार्म पे ये जो आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये 3.5 kg का मैंगो है, जिसके लिए इनको पेटेंट मिला है। और ये जो मैंगो है, ये 100% होम्योपैथी से डे 1 से इन्होंने इस ट्री को ट्रीट किया था। और उसके बाद ये जो 3.5 kg का मैंगो आप इनके हाथ में देख रहे हैं, इट इज गॉन थ्रू अराउंड 113 लैब टेस्ट। इसको केमिकल रेसिड्यू चेक करने के लिए 113 टेस्ट, लैब टेस्ट के थ्रू ये गुजरा है, और उसके बाद इसे पेटेंट मिला है। इसको पर्टिकुलर नाम से पेटेंट दिया गया है इनको, जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फार्मर के पास है। तो ही इज नाउ वेरी हैप्पी। ये पिछले 5 साल से होम्योपैथी से अपने मैंगो फार्म को ट्रीट कर रहे हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ है। बहुत सारे फार्मर्स को अब ये सजेस्ट करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से मैंगो स्पेशली ग्रो करने के लिए। तो मेजरली हम फिर से बात करें कि हमें क्यों एग्रो होम्योपैथी प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चर में लाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है, अफोर्डेबल है। जैसे मैंने कहा कि केमिकल्स का और ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहीं ना कहीं उसके जो एक्सपेंसेस है वो हम जो हमारे फार्मर मित्र हैं उनके साथ उनको हेल्प कर सकते हैं उनके कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए फार्मिंग के। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी रहते हैं, उन ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस को हम होम्योपैथी से डील करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि केमिकल रेसिड्यू नहीं होता है, तो बीइंग अ डॉक्टर हम सब जानते हैं कि हम कितना बड़ा हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, अगर हम केमिकल रेसिड्यू फ्री फूड फार्मिंग अगर कर सके 100% होम्योपैथी से, तो ये हमारे हेल्थ को कितना बेनिफिट करेगा। ये एडिबल, नॉन एडिबल, मेडिसिनल, क्रैश क्रॉप और इन्हीं सब चीज़ों में हम होम्योपैथिक दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कभी सोचा हो कि जो दवाइयाँ हम अपने क्लिनिक में यूज़ करते हैं, अगर वो प्लांट किंगडम से आती हैं, तो कभी आपने ये विचार किया कि वो जो दवाइयाँ जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ कर रहे हैं, जैसे पल्सेटिला हो गई, ऐसी दवाइयाँ जो हम प्लांट किंगडम से लेते हैं, आपने कभी गौर किया कि क्या वो दवाइयाँ जो आपके पास आई हैं उनका सोर्स प्योर होगा? अगर आप एक बार ये सोच के देखेंगे कि जो प्लांट सोर्स आपके पास जिस मेडिसिन को आप यूज कर रहे हैं, अगर वो प्लांट डिसीज प्लांट रहा या वो केमिकली ट्रीटेड या ग्रोन प्लांट है, तो क्या उसकी इफिकेसी उतनी अच्छी होगी? तो अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होम्योपैथिक दवाइयों को होम्योपैथी से ग्रो करें, तो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारी दवाइयाँ और अच्छा इफेक्ट लाएगी। तो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होम्योपैथिक मेडिसिन को, प्लांट्स को ग्रो करके हमारी फार्मा इंडस्ट्री को और एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक सक्सेसफुली उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं, एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम उसमें तैयार कर सकते हैं। ये पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, सेफ है, किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। अ, हम इसको किसी भी, जैसे मैंने कहा कि हम कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर से केमिकल को रिमूव कर सकें, ये हम होम्योपैथी से करना चाहते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ होम्योपैथी को अगर इनकॉर्पोरेट करके, जैसे मैंने कहा, हम कुछ फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस को उनके साथ कोलैबोरेशन में होम्योपैथी का यूज करेंगे, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी एक बेटर स्टेट में लेके जा सकते हैं, राइट। ये कन्वेंशनल फार्मिंग का एक बेटर अल्टरनेटिव है। हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं डीएपी, एनपीके, केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उन सबको हम बहुत अच्छे से इसके साथ डील कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एग्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का जो इंस्पिरेशन था वो यही था कि अगर हम हमारे इन्वायरमेंट से 1% पॉइजन भी अगर कम कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से 1% भी केमिकल अगर हम कम कर सकें, तो मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर हम थोड़ा भी हमारी सॉइल में से केमिकल कम कर सके, उस पॉइजन को हटा सके, तो दिस इज द ओनली इंस्पिरेशन आई हैव टू डू एग्रो होम्योपैथी। समय की कमी थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया। कोई और भी आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप मुझके होम्योपैथी से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे मुझे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। हम होम्योपैथिक से जितना अच्छा फार्मिंग सजेशंस आपको देने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं उसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड लेट्स मेक एग्रो होम्योपैथी अ मूवमेंट एंड come together and make a green world. Thank you for listening me, and I'm very much thankful to the team IFPH for giving me this chance of sharing some of my experiences of agro. Yes, Thank you. yes, Dr. Vaibhav Jain, it was a very very excellent session. बहुत ही इंस्पायरिंग, जैसे कि आपने कहा आपकी इंस्पिरेशन वो है। आई होप कि आपका सेशन काफी डॉक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन बने एंड टेक अप एग्रो होम्योपैथी एज अ फुल टाइम ऑप्शन इन होम्योपैथी, क्योंकि ये बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी खोल सकता है एज अ Right, डिफरेंट ब्रांच ऑफ होम्योपैथी। एंड right. ये बहुत ही प्राउड होने की बात है कि हम इतना वेरिड और इतना मल्टीपल उसमें फैलते जा रहे हैं, होम्योपैथी फैलती जा रही है। इवन प्लांट किंगडम जैसे कि एनिमल मिल, उसमें भी, वेटरनरी उसमें भी, और ऑब्वियसली जनरल कन्वेंशनल होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम ह्यूमंस पे करते हैं वो तो है ही। तो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेशन और बहुत ही आई ओपनिंग सेशन था, जिसमें आप होम्योपैथी को कैसे प्लांट्स के लिए, और काफी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं आपके लिए। जी, यहाँ जी, पे पूछ रहे हैं कि जो आपने मेडिसिन यूज करी हैं, जैसे जी। कि थूजा आपने बताया, तो हाउ डू यू गिव इट, मतलब कैसे आप मिक्स वाटर के साथ सॉल्यूशन देते हैं या डायरेक्ट स्प्रे करते हैं? देखिए, दो मोड होते हैं, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। दो मोड में आप दे सकते हैं दवाइयों को जब भी एप्लीकेशन करना होता है। अगर आपके रूट जोन में, प्लांट के रूट जोन में प्रॉब्लम है, जैसे आप जब भी रूट जोन डिसीज की बात करते हैं, लाइक निमेटोड एक तरह का डिसीज होता है जो प्लांट की रूट्स में एक तरह का ट्यूमर बना देता है। तो जब भी आपको लगता है कि वो रूट से रिलेटेड डिसीज है, तो आपको मेडिसिन को मैं एक रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो लेके चलता हूँ। 1 लीटर वाटर के साथ 1 ml होम्योपैथिक मेडिसिन को हम यूज करते हैं। तो आपको 1 ml को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करना है, और अगर रूट जोन में प्रॉब्लम है तो आप सीधा ड्रिंचिंग के थ्रू अपने रूट्स में वो दवाई दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि प्लांट की डिसीज जो है वो सुपरफिशियल पार्ट पे, अपर पार्ट पे, लीफ पे है, स्टेम पे है, कोई इंसेक्ट का अटैक है, कोई डिसीज का अटैक है, तो आप उसको स्प्रे फॉर्म में सेम रेशियो में आपको डाइल्यूट करना है और मेडिसिन को स्प्रे देना है। हाँ, एक ही कंडीशन होती है कि आप जब भी मेडिसिन को स्प्रे करते हैं, तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग में कीजिए, सन राइज के पहले, या लेट इवनिंग में कीजिए। अगर आप टेम्परेचर जब भी थोड़ा सा राइज हो जाता है और आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन अप्लाई करते हैं, तो वो एवोपरेट हो जाती है, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो एक चीज ओके। समझे आप। या ये तो एक बहुत मतलब छोटा सा आपने वो बताया। इसके ऊपर कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल है अबाउट एग्रो होम्योपैथी, या आपने अपना खुद का लिटरेचर कुछ शेयर कर रखा है? आई गेस मेरे कुछ बी मोर लिटरेचर, यूजफुल मेरे फॉर कुछ एवरीवन। रिसर्च पब्लिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आप मेरे एग्रो होम्योपैथी पेज पे अगर देखेंगे, तो मैं वहाँ पे भी रेगुलरली कुछ ना कुछ टिप्स, जो भी मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। और बहुत जल्दी आप मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ एग्रो होम्योपैथी पे, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो आप बिल्कुल रेफर कर या सकते तो आई गेस अभी हमारे पास टाइम की कमी है, हमारा हिंदी सेशन का ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया है, लेकिन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आई वुड रिक्वेस्ट आपसे कि आप अपना नंबर और ईमेल आईडी दोबारा चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, तो हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। जो भी क्वेरीज होंगी वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। श्योर, श्योर। या क्योंकि आई गेस वो जो आपने स्क्रीन उस पर दिखाता था वो पता नहीं कितने लोगों ने नोट किया, तो प्लीज आप अपना नंबर मैं और शेयर email कर हमारे दूँ, शेयर कर बिल्कुल दें। शेयर कर दूँ। जी। तो जिन लोगों को भी डॉक्टर वैभव से क्वेरी हो इसके ऊपर,
तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम हो गया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर वैभव का। आई होप और बहुत सारे सेशन हमारे आपके साथ हों, और बुक आपकी जब लॉन्च होगी तो उसके साथ आपके और एक्सपीरियंसेस हमें जानने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।